इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार को जानने और समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं सबसे बेसिक चीज आपको सिखाने वाला हूं कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, पूरा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। इस कंप्लीट डिटेल में हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा बने, लेकिन आपको शेयर मार्केट से संबंधित जो भी जानकारी है वो इसमें मैं देने की कोशिश करूंगा, बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी से संबंधित। तो आइए चलते हैं, इसमें देखेंगे हम ये हमारी जो ये कड़ी है वो किसके लिए है, शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स। जो शेयर मार्केट में नया है, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सर सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, ये सारी कहानी हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसको अच्छी तरह देखें तो आप इसको जान पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। ये न्यूज आप अक्सर देखते होंगे, शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी, शेयर धारकों को लाखों करोड़ रुपए का फायदा। फिर दूसरी तरफ आप न्यूज देखते होंगे, शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान, एक दिन में कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। ऐसी खबरें आती है ना कि एक ही दिन में इस कंपनी के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, इसके 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, इस कंपनी ने एक ही दिन में इतना प्रॉफिट कमा लिया, आज निवेशक खुशहाल माला माल। दूसरी तरफ बाजार गिरता है तो आज सेंसेक्स में भारी गिरावट, निवेशकों को हानि जबरदस्त वाली। तो ये न्यूज ये बताती है कि शेयर मार्केट जो है या जो सेंसेक्स है, जो हम बीएससी की बात करते हैं, एनएससी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था का आईना है, चेहरा है। जिस प्रकार आईना हमारे चेहरे को बताता है हम कैसे हैं, वैसे ही अगर इकोनॉमी का चेहरा देखना है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसे अगर आपको देखना है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानना है, तो आप उसके शेयर मार्केट को देख लीजिए, स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस देश की कंडीशन कैसी चल रही है, कैसी स्थिति है। इसीलिए शेयर मार्केट्स पर कई चैनल भी हैं जो 24 घंटे शेयर मार्केट के संबंध में ही न्यूज देते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक शेयर मार्केट को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम इसमें ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। और इसी कारण लाखों लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर मार्केट में घाटा भी उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट उठाकर अकाउंट खोल लेते हैं और अकाउंट खोलने के बाद अपने आप ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जिससे उनको फिर नुकसान होता है। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का पहला नियम कि जिस मैदान में आप खेलना चाहते हो उस मैदान की पिच समझ लो, उस मैदान का आकार समझ लो कि वो ज्यादा बड़ा तो ग्राउंड नहीं है, ज्यादा बड़ा ग्राउंड और छक्का मारने गए तो आउट हो जाओगे। ठीक है, बड़े ग्राउंड में 1-1, 2-2 रन और 4 रन इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ग्राउंड छोटा है तो फिर छक्के मारो, क्योंकि आराम से बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी तो आप ज्यादा रन प्राप्त कर पाओगे। सेम इसी तरीके से आपका शेयर मार्केट भी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, पहले उसको जान लो, समझ लो। जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो वो सबसे पहले उससे कम से कम 15 मिनट बात करता है, डॉक्टर मरीज से, कि क्या प्रॉब्लम है। जब मरीज सारी प्रॉब्लम सबको सारी बातें बता देता है डॉक्टर को, तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसकी कौन कौन सी जांचें करवाई जाए। और फिर जब सारी जांच और सारी मरीज से बात हो जाती है, रिपोर्ट्स आ जाती है, उसके आधार पर तय किया करता है डॉक्टर कि अब मुझे इसे किस प्रकार का इलाज देना है, बढ़िया एंटीबायोटिक देनी है या हल्की एंटीबायोटिक देनी है, किस प्रकार का इलाज करना है। तो कहने का मतलब सारा निष्कर्ष यही है कि आप कभी इसमें ना फंस जाएं, शेयर बाजार की भारी गिरावट में, या इसका लाभ उठाने से ना चूक जाएं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप शेयर मार्केट को समझें। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं वन बाय वन करके आपको अच्छी तरह समझाता जाऊं। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करना, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं इसको वन बाय वन करके देखने के लिए क्या है ये सारी कहानी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं शेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को यही पता नहीं होता शेयर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं इसको, शेयर्स होते क्या है, सारी कहानी इसकी।
शेयर्स किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी होती है। जितने प्रतिशत शेयर्स हमारे पास होंगे हम उतने ही प्रतिशत कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और जिसके पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होंगे कंपनी उसके आदेश पर चलेगी और वही कंपनी के संबंध में निर्णय लेगा। कहने का मतलब शेयर और कुछ नहीं है, आपके पास मालिकाना हक है। मान लीजिए मैंने इंफोसिस कंपनी में 10% शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल शेयर्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो अगर मान लीजिए उसमें से मैंने 10% खरीद लिए इंफोसिस के शेयर, तो मैं इंफोसिस कंपनी का 10% का मालिक बन जाऊंगा। अब 50% शेयर जब तक मेरे पास नहीं होंगे तब तक मैं उस कंपनी के फैसलों को डायरेक्ट प्रभावित नहीं कर सकता। जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितने परसेंट शेयर होते हैं, 0.01%, 0.02, 0.03, 1%, ऐसे ही इतने ही होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास शेयर, ज्यादा नहीं होते। लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनके पास 5%, 2%, 10% शेयर्स भी होते हैं। तो जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर है वो कंपनी को चलाएगा, वही आदेश देगा और वही कंपनी के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लेगा। तो शेयर समझ में आ गया कि शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना, उसके मालिक बन जाना। अगर आप 1% शेयर खरीदे तो 1% के आप मालिक हो, भले ही आप इंफोसिस के खरीदो या टाटा मोटर्स के खरीदो, किसी के भी आप मालिक बन सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे, शेयर्स को खरीदने और बेचने वाली जगह कौन सी है, इसको देखते हैं। तो शेयर्स को खरीदने और बेचने वाली जगह को क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार वो जगह है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर शेयर्स को खरीद सकता है या बेच सकता है। शेयर मार्केट में ही आप शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम कर सकते हैं, और किसी भी जगह आप शेयर्स ना तो खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। तो शेयर अगर खरीदना और बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। डीमैट अकाउंट वो जगह है जहां आपने शेयर्स जितने खरीदे हैं, मान लीजिए मैंने इंफोसिस के 10 शेयर खरीद लिए, तो वो 10 शेयर मेरे रहेंगे कहां? कोई जगह भी तो होनी चाहिए जहां रहे, तो वो 10 शेयर डीमैट अकाउंट में रहेंगे। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां आपके खरीदे गए शेयर्स रखे जाते हैं, ये तो प्लेस है, जगह है। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके जरिए हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। अगर आपको शेयर खरीदना और बेचना है तो ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, और शेयर खरीदने के बाद उसे कहां रखेंगे उसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुलते हैं जनरली आजकल। पहले क्या होता था, डीमैट अकाउंट अलग खुलता था और ट्रेडिंग अकाउंट अलग खुलता था। लेकिन आजकल जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं आप देखेंगे तो वो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ही खुल रही है। आप चाहें तो जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरा वहीं खुला हुआ है और मुझे वो अच्छा भी लगता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना कि जीरोधा में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलाएं। उस संबंध में सबसे सस्ता वही है, इसलिए मैंने वहीं खोल रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड अंडर सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, कौन इसको तय करता है, सारे शेयर मार्केट को कौन चलाता है? तो वो चलाता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी ही वो संस्था है जो भारत में सारे के सारे शेयर मार्केट को संचालित करती है, उसे ऑपरेट करती है। ठीक, तो शेयर मार्केट में कोई कंपनी है तो वो किसके अंडर में रहेगी? सेबी के अंडर में, और सेबी जो कहेगी वही उस कंपनी को रूल्स फॉलो करने होंगे। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, उसको देखने के लिए हम इस वेबसाइट पर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम सेबी की वेबसाइट पर www.sebi.gov.in स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है ये देखिए, डिटेल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हम पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि हम धीरे धीरे इसको वीडियो को आगे बढ़ा पाए। तो देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि परमानेंट रिकॉग्निशन से है, और इसमें इस सेगमेंट में ट्रेड होता है। इक्विटी में भी होता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी में, कमोडिटी में, डेट में, इन सब में ट्रेड होता है। ठीक है, फिर दूसरा है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये भी परमानेंट है रिकॉग्निशन।
तीसरा है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये दिसंबर 28 2020 तक था इसका रिकॉग्निशन। फिर फोर्थ है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये परमानेंट है, इसमें केवल कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ही ट्रेड होता है। फिर है फिफ्थ नंबर पे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये इसकी जो है सितंबर 15 2021 तक है इसकी, और ये भी इक्विटी सब में ट्रेड करता है। छठे नंबर पे है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी परमानेंट है। सातवां नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज परमानेंट है। आठवां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे आप एनएससी के नाम से जानते हैं, ये भी परमानेंट है। और नौवां है एनएससी आईएफएससी लिमिटेड। तो 9 एक्सचेंज है इस वक्त भारत में। आप जनरली बीएससी और एनएससी को ही जानते हैं, तो बीएससी तो ये दिख गया नंबर 1 वाला, और एनएससी कौन सा है, ये वाला नंबर 7वां वाला, ये नंबर 7वां वाला है एनएससी। तो ये 2 एक्सचेंज ही नहीं भारत में, ये 9 एक्सचेंज है जिसमें ट्रेड होता है इक्विटीज का, कमोडिटीज का, करेंसीज का, इन सब का। तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमने देख लिए कितने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत में प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। तो अभी अभी हमने चर्चा की, भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप बीएससी के नाम से जानते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप एनएससी के नाम से जानते हैं। इन दोनों पर ही ट्रेड होता है। हम लोग जो जनरल सभी लोग होते हैं वो इन दोनों पर ही ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में, 1875 से चल रहा है ये बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड है, इसमें लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड है, यानी कि 5000 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत हैं, और उससे ये बीएससी बनता है। और इसका कार्यालय कहां है बीएससी का, मुंबई में। मैं बेसिक जानकारी भी देता जा रहा हूं आपको, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल प्राप्त हो। अब देखते हैं इसी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आगे बीएससी का सबसे प्रमुख इंडेक्स कौन सा है, वो है सेंसेक्स। अब बात आती है सेंसेक्स की। आपने अक्सर सुना होगा सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिरा, धड़ाम से ऊपर हुआ है। तो ये सेंसेक्स और कुछ नहीं, बीएससी में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। अभी मैं आपको लेके चलूंगा कौन कौन से इंडेक्स होते हैं सारी लिस्ट पर। फिलहाल इतना बता दूं, बीएससी में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उसी में से एक इंडेक्स होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, एस स्टॉक एक्सचेंज, ईएन का मतलब एक्सचेंज है, और फिर सेंसिटिव इंडेक्स है ये, ठीक है। इस तरह से बनता है ये पूरा स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें बीएससी की लगभग 5000 कंपनियों में से सबसे टॉप 30 कंपनियों को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर लिया जाता है। अब देखो बीएससी में तो 5000 कंपनियां थी, लेकिन बीएससी का ये एक जो इंडेक्स है सेंसेक्स, इसमें 5000 कंपनियां नहीं है, इसमें कितनी है, केवल टॉप 30 कंपनियां। बीएससी में जो टोटल 5000 कंपनियां हैं, उसमें से जो टॉप 30 कंपनियां हैं जो सबसे अच्छा व्यापार कर रही हैं, जो सबसे ज्यादा जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो सबसे ज्यादा रेगुलर हैं, जो बिल्कुल यानी कि कहने का मतलब एकदम क्रीम कंपनी है, उस कंपनी को टॉप 30 में लिया जाता है। अब होता क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ये इसमें सेंसेक्स में टॉप 30, सर ये क्या परमानेंट रहता है टॉप 30? नहीं, हर क्वार्टर में ये चेक किया जाता है कि कोई कंपनी टॉप 30 की लिस्ट से बाहर तो नहीं हो गई। कैसे चेक करते हैं, उसके लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी के शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जा रही है, तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो वो टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो जाएगी, और जैसे ही टॉप 30 लिस्ट से बाहर हुई तो वो क्या हो जाएगी, सेंसेक्स से भी बाहर हो जाएगी। इसीलिए आपने जो निवेशक 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान होगा कि सेंसेक्स में से कुछ कंपनियां जाती रहती हैं और आती रहती हैं। वो उसका कारण यही है कि इसमें हमेशा टॉप 30 कंपनियों को लिया जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सेंसेक्स हमको उल्लू भी बनाता है। जब हम देखते हैं कि यार सेंसेक्स कंटिन्यू, जैसे कुछ लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले इतने सालों से सेंसेक्स बढ़ता ही जा रहा है,
फिर भी कुछ लोग कहते हैं डूब गए हम लोग। अरे भाई वो डूबे इसलिए हैं क्योंकि उनकी कंपनियां डूब गई। तो फिर सर सेंसेक्स क्यों नहीं डूबा? क्योंकि सेंसेक्स तो क्या करता है, जो डूबने वाली नौका होती है उसको तो तुरंत छोड़ देता है, और जो बढ़िया जहाज मिल जाता है उसको, उस बड़े जहाज को अपने पास ले लेता है। तो सेंसेक्स में हमेशा टॉप 30 कंपनियां रहती हैं, और जो टॉप 30 कंपनियां रहती हैं, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, वो डूबती नहीं है। और अगर उन 30 में से कोई डूबने भी लगता है, एक दो जहाज डूबे भी, तो तुरंत सेंसेक्स से उनको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह जो दूसरे नए जहाज है उनको शामिल कर लिया जाता है। इस कारण से कभी भी सेंसेक्स ज्यादा समय तक नहीं डूबता है, वो धीरे धीरे ऊपर आता चला जाता है। हाँ, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सेंसेक्स काफी डूबा नीचे तक। क्यों डूबा? क्योंकि उसमें जितनी भी टॉप 30 नहीं, सारी की सारी 5000 कंपनियां ही डूब रही थी। तो फिर क्या कि डूबने, तो जब सारी कंपनियां डूब रही हैं तो उसमें डूबने में से जो सबसे कम डूबी है टॉप 30, वो उसको उसने सेंसेक्स ने रखा। लेकिन डूब तो सारी रही है ना, तो इसलिए सेंसेक्स गिरता ही चला गया। ऐसी स्थिति को हम मंदी की स्थिति कहते हैं। जब मार्केट पूरा का पूरा सेंसेक्स नीचे जाता ही जाए, इसका मतलब है कि केवल टॉप 30 नहीं, टॉप ये जो 5000 कंपनियां सारी की सारी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, इनका बिजनेस नीचे जा रहा है। इसलिए केवल सेंसेक्स को देखकर आप ये अनुमान मत लगा लेना कि सेंसेक्स आज चढ़ा है तो मेरी कंपनी के वैल्यू भी चढ़ेंगे। हालांकि जो सेंटीमेंट्स होते हैं, ह्यूमन सेंटीमेंट्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, आज सेंसेक्स चढ़ रहा है इसका मतलब मेरी कंपनी का भाव भी चढ़ेगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है आपकी धारणा कि सेंसेक्स चढ़ेगा तो आपकी कंपनी का भाव भी चढ़ेगा। सेंसेक्स केवल ये टॉप 30 से मिलकर बना है। अगर आपके पास इस टॉप 30 कंपनियों के शेयर्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि आज सेंसेक्स चढ़ा है तो मेरा कंपनी का भाव भी चढ़ेगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास टॉप 30 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का शेयर है, लेकिन सेंसेक्स चढ़ना मतलब ये थोड़ी ना कि 30 की 30 कंपनियों के भाव चढ़ रहे हैं। हो सकता है 30 में से 20 के भाव चढ़ रहे हो और 10 के आज भी गिर रहे हो, और उस 10 में से मेरी कंपनी का नाम भी हो। तो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी में से कोई कंपनी मैंने ले ली और उसके बावजूद मेरा सेंसेक्स गिर सकता है। तो यह है सेंसेक्स की कहानी। इसलिए सेंसेक्स पर ज्यादा विश्वास ना करें। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ा नुकसान जो ये करते हैं ना कि सेंसेक्स चढ़ रहा है तो अपनी कंपनी वो लगा देते हैं। उनको लगता है कि यार आज न्यूज अच्छी आ गई तो सेंसेक्स में, मार्केट में कंपनियां चढ़ेगी। कल उन्होंने न्यूज पढ़ी थी टेलीविजन में कि सेंसेक्स चढ़ने वाला, अच्छा सेंसेक्स चढ़ेगा तो मैं भी अपनी कंपनी का भाव लगा देता हूं क्योंकि वो भी चढ़ेगी। भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में हम समझेंगे आगे। अभी एनालिसिस चालू हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं मैं बड़ा एनालिसिस लाता हूं, और इसीलिए वीडियो भी मेरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी क्या होता है। एनएससी की स्थापना 1992 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम के रूप में हुई थी। हमारे देश में एनएससी पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक्सचेंज था। वैसे तो बीएससी सबसे पुराना है, लेकिन एनएससी इलेक्ट्रॉनिक रूप से फुल्ली ऑटोमेटिक अगर कोई भारत में स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले आया तो वो एनएससी है। बाद में बीएससी भी फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन सबसे पहले जो होने का खिताब है वो एनएससी के नाम है। बीएससी में तो 5000 कंपनियां थी, एनएससी में कितनी कंपनियां हैं? एनएससी में 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और इसका भी कार्यालय कहां है? मुंबई में। इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ये एनएससी, बीएससी, ये सब कहां है? मुंबई में। इसीलिए भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। तो देखते हैं इसको आगे। अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है। एनएससी का सबसे प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 है। जैसे बीएससी का सबसे प्रमुख इंडेक्स क्या था? सेंसेक्स था। तो ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे प्रमुख इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। इसी को निफ्टी के नाम से भी जानते हैं और इसी को निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज है। जब आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो आप बीएससी में व्यापार कर रहे हैं, जब आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप एनएससी में व्यापार कर रहे हैं। ध्यान रखना, एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए कोई एक कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड हो सकती है और वही कंपनी बीएससी में भी लिस्टेड हो सकती है। अब खास बात, हो सकता है एसबीआई के शेयर की कीमत एनएससी में 300 रुपए चल रही हो और बीएससी में 301 रुपए चल रही हो। ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग हैं,
इसलिए कुछ पॉइंट्स का अंतर दोनों के मार्केट में देखने को मिल जाता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैंने जो भाव देखा है वो किस पर देखा है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप परचेज किस पे कर रहे हैं स्टॉक्स। शेयर मार्केट में आप स्टॉक खरीद तो रहे हैं, लेकिन आपको अक्सर पता ही नहीं होता कि मैंने शेयर खरीद तो लिए, मैंने एसबीआई का शेयर खरीद लिया, लेकिन कौन से स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा है कभी पता किया? तो ये पता करें कि आप जब चुनते हैं ना, तब उसी वक्त आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एनएससी का शेयर खरीद रहे हैं या बीएससी का। इसलिए ध्यान रखें कि लगभग सभी कंपनियां जो बीएससी में लिस्टेड है वो एनएससी में भी लिस्टेड है। ठीक, इसमें एनएससी की लगभग 1600 कंपनियों में से टॉप 50 कंपनियों को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर लिया जाता है। अब निफ्टी 50 कैसे बनता है? निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियों के शेयर्स को निफ्टी 50 कहा गया। अब इसमें 50 कंपनियां कौन सी हैं? जो एनएससी में 1600 कंपनियां हैं, उसमें से जो टॉप मार्केट की कंपनियां हैं, जो सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, जो बेस्ट कंपनियां हैं भारत की, उन टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना होता है निफ्टी 50, जो भारत की एक तरह से यूं कह लो रीढ़ की हड्डी है। जो कंपनियां, उनसे मिलकर बना होता है निफ्टी 50। इसीलिए इसको निफ्टी 50 कहते हैं, क्योंकि 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है ये निफ्टी 50। ठीक, अब हम इसको और डिटेल में समझते चले जाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जो वर्ड बार बार में आपके पास आ रहा है, इसको भी समझ लेते हैं कि किस आधार पर टॉप 30 और किस आधार पर टॉप 50 कंपनियों का चयन होता है बीएससी और एनएससी में। कंपनी के प्रोमोटर्स और सरकार का हिस्सा निकालकर जो शेयर कैपिटल शेष बचता है वह पब्लिक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है और उसे ही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। होता क्या है, जितने टोटल शेयर्स होते हैं उसमें से कुछ शेयर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जो शेयर्स प्रमोटर्स और शेयर्स सरकार के पास होते हैं वो जाहिर बात है पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होते, उनकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसलिए उनका जो शेयर है प्रमोटर्स का और सरकार का अगर शेयर निकाल दे, जो उनके पास शेयर्स हैं उनको उनकी संख्या अगर निकाल दे, तो बाकी जो शेयर्स बचते हैं और उनकी जो कैपिटल बनती है वही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है। जैसे माना एक कंपनी ए है, कंपनी के पास कुल शेयर्स की संख्या कितनी है? 1000 शेयर्स हैं उस कंपनी के पास। उसमें से 300 शेयर्स मान लीजिए प्रमोटर्स और सरकार के पास है। कोई कंपनी है जिसमें 1000 टोटल शेयर्स हैं, उसमें से 300 शेयर्स किसके पास है? प्रमोटर्स के और सरकार के पास। बाकी कितने बचे? 700 शेयर्स। वो 700 शेयर्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। तो ये 700 शेयर्स जो जनता के पास है ना, यही फ्री फ्लोट शेयर्स कहलाते हैं। अर्थात इन शेयर्स की ही ट्रेडिंग होगी और बाकी शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होगी। और इनकी जो मार्केट वैल्यू होगी, मतलब मार्केट प्राइस जो चल रही है शेयर्स की, उनकी आधार पर जो मार्केट वैल्यू निकलेगी वही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। तो अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रमोटर्स और सरकार के पास जो शेयर्स हैं वो हटा दो, बाकी के जो शेयर्स पब्लिक के पास हैं उनकी मार्केट वैल्यू निकाल लो मार्केट प्राइस से, तो वही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। और इसी के आधार पर तय होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर ही तय होता है कि कौन सी कंपनी बीएससी की टॉप 30 कंपनी है और कौन सी कंपनी एनएससी की निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी बनने लायक है। तो टॉप 50 कंपनी बनाने का भी नियम यही है निफ्टी 50 की, और सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी बनाने का नियम भी यही है। तो सारा नियम ये है। बीएससी एंड एनएससी इंडिसेस। अब देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से इंडेक्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप ज्यादातर क्या जानते हैं, बीएससी और एनएससी में केवल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ही जानते हैं, और ज्यादातर अखबार और जो खबरों में है सेंसेक्स और निफ्टी 50 रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं। आज मैं आपको उनके ऊपर लेके चलता हूं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, ये आ गए हैं, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट पर मैं आपको दिखाने लाया हूं कि कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, फिर हम इनकी चर्चा करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। सारी कहानी इस चीज की चल रही है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। ठीक है, ये 26 अप्रैल का डाटा है जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको।
अब आप देखेंगे तो बीएससी में कितने, देखिए कितने इंडेक्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने इंडिसेस हैं या कितने इंडेक्स हैं, आप एक ही जानते हैं, सेंसेक्स। जबकि देखिए कौन कौन से हैं बीएससी में, बीएससी 100 के नाम से है, बीएससी 200 नाम से है, सेंसेक्स भी है, बीएससी टेक है, बीएससी पीएसयू है, बीएससी 500 है। ठीक है, कहने का मतलब ये बहुत सारे हैं। देखिए आप भी देखिए, मैं नीचे ले चलता हूं आपको, ये देखिए इतने सारे हैं। ठीक, और ऐसे ही एनएससी के मिल जाएंगे, देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, निफ्टी 50 यूएसडी, निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, ये सारे हैं। तो यहां से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से, जैसे मैंने मान लो बीएससी 100 पे क्लिक करूं तो मुझे बीएससी 100 में जो कंपनियां शामिल है वो सारी कंपनियों के नाम निकल के आ जाएंगे। तो बीएससी 100 वाले इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, ये सारे कंपनी, और कौन सी इंडस्ट्री है वो, उनकी लास्ट प्राइस क्या थी, कितना उनमें चेंज हुआ है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये निकल के आ जाता है। ऐसे ही बीएससी 200 में कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बीएससी 200 की ये लिस्ट निकल के आ गई। ऐसे ही अगर हम सेंसेक्स पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने सेंसेक्स पे क्लिक किया है, ये देखिए सेंसेक्स की सारी जो 30 कंपनियां हैं बताई थी हमने, वो 30 है, आप चाहे से गिन सकते हैं। ये देखिए मैं आपको नीचे ले चलता हूं, आप इसको गिन लेना बाद में, 30 कंपनियां हैं। और ये कौन सी 30 कंपनियां हैं, जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो लिया गया है, ये अल्फाबेटिकली जमा हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आप सेंसेक्स की कंपनी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा आपके पास लेटेस्ट डाटा होना चाहिए, और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को सेंसेक्स से निकाल दिया गया है और कौन सी कंपनी को शामिल किया गया है। तो आप इस पे हमेशा वॉच करते रहें। मान लीजिए आपने सेंसेक्स की कोई कंपनी के शेयर्स ले रखे थे और अब अचानक से सेंसेक्स ने निकाल दिया मतलब कि वो बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रही है। एक चीज और फ्रेंड्स, हम लगभग क्या करते हैं हम लोग कि सेंसेक्स में जो कंपनी शामिल है हम उस पर दांव लगाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन ध्यान रखना, सेंसेक्स में शामिल होने के बाद तो उसकी प्राइस पहले से ही अप हो चुकी है, फिर क्या प्रॉफिट देगी वो इतना। मतलब तो तब है, मुनाफा तो तब है जब आप क्या करें कि कोई कंपनी सेंसेक्स में शामिल होने से पहले ही उसके बारे में पता कर ले कि ये कंपनी जल्दी ही मार्केट कैप में इतनी ऊपर आ जाएगी कि सेंसेक्स में इसे शामिल कर लिया जाएगा, तब आप उसमें पैसा लगाएंगे। तो जैसे ही सेंसेक्स में शामिल होगी उसका भाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर में अचानक से ये कंपनियां दिखने लग जाती हैं कि ये है कंपनियां, मुझे इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि ये सेफ कंपनियां मानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर में क्या होता है कि ये सेफ कंपनियां, यहां मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो इस लिस्ट में आने का मतलब है कि एक अच्छी लिस्ट में आना कि यहां से मुझे नुकसान होने के चांस बहुत कम है। इसलिए आप क्या करें, सेंसेक्स में आने से पहले ही उस कंपनी का पता लगाने की कोशिश करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। ठीक, अब ये तो हो गई सेंसेक्स की बात। अब बात आती है बीएससी टेक। ये बीएससी टेक क्या बताता है? बीएससी टेक बताता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो इस बीएससी टेक वाले इंडेक्स में होगी। अगर आप मान लीजिए ऐसे कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, तो आप फिर किसके इंडेक्स पर नजर रखें? सेंसेक्स पे नहीं, फिर आपको नजर रखनी चाहिए बीएससी टेक्नोलॉजी वाली सेंसेक्स पे। सेंसेक्स नहीं, बीएससी टेक्नोलॉजी वाले इंडेक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके सेंसेक्स काम नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी की अगर कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको केवल बीएससी टेक्नोलॉजी वाला जो इंडेक्स है उस पर नजर रखनी है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही आपके पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सरकारी कंपनियों के शेयर्स हैं, जैसे ये आ गई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सारी सरकारी कंपनियां, चाहे से वो बैंक हो या कुछ भी हो, वो सारी कंपनियां आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो अगर आपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज में पैसा लगा रखा है तो आपको किस पर नजर रखनी चाहिए? बीएससी पीएसयू के इंडेक्स पे। लेकिन हम क्या करते हैं, सेंसेक्स देखा और ये देखा क्या, निफ्टी 50, बस उसको खत्म कर देते हैं। हम ये देखते ही नहीं है कि हमारी कंपनी कौन से सेक्टर की है, जबकि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग इंडेक्स अवेलेबल हैं। बीएससी में भी अवेलेबल हैं और आप देखेंगे तो एनएससी में भी अवेलेबल है। हर सेक्टर के लिए अलग अलग इंडेक्स अवेलेबल है। तो जिस सेक्टर की हमारी कंपनी है हमें उसके इंडेक्स को फॉलो करना है और उस इंडेक्स के बारे में हमको जानकारी रखनी है कि उस इंडेक्स की क्या स्थिति है और क्या उसका भाव चल रहा है, उसके आधार पर हमको काम करना है। तो इसी आधार पर आप यहां से देखिए,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गई, आईटी कंपनी हो गई, बैंकेक्स में बैंकिंग कंपनी आ जाती हैं सारी, जैसे बीएससी बैंकेक्स खोलेंगे तो इसमें सारे बैंक आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे बैंक जो भी बीएससी के बैंक्स हैं टॉप, उसको शामिल किया हुआ है। ऐसे ही ऑटो सेक्टर की कंपनियां हो गई, मेटल सेक्टर की कंपनियां हो गई, ऑयल एंड गैस की कंपनियां हो गई, मिड कैप की कंपनियां से अलग बना हुआ बीएससी इंडेक्स है। आप छोटे स्मॉल कैपिटल वाली कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो बीएससी स्मॉल कैप बना हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा हो कि स्मॉल कैप कौन सी कंपनियां है, तो यहां से आप क्लिक करेंगे तो बीएससी स्मॉल कैप की कंपनियां आ जाएंगी जो अभी अभी चढ़ ही रही हैं, जिनका बाजार भाव अभी धीरे धीरे पकड़ रहा है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे स्मॉल कैप से मिड कैप भी बनेगी और मिड कैप से वो फिर क्या बनेगी, लार्ज कैप भी बनेगी। तो यहां से आप क्लिक कर करके ऐसे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां कैसे हैं, वो सारा आपको डाटा दिख जाता है। तो ये तो हो गई बीएससी की बात। फिर आ जाती है एनएससी की बात। जैसे ही एनएससी, ये निफ्टी 50 पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए निफ्टी 50 पे क्लिक किया तो ये आ गई है, रिफ्रेश होके आ गया है डाटा। ये निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनियां जो मैंने बताई। तो आप यहां से निफ्टी के और सेंसेक्स, ये बीएससी के जितना भी एनएससी और बीएससी में जितने भी इंडेक्स हैं, ये तो है लिस्ट देखिए बीएससी के इंडेक्स की, ये बीएससी के इंडेक्स की लिस्ट है, ये सारी की सारी, ये इतने सारे इंडेक्स हैं। फिर यहां से एनएससी के इंडेक्स स्टार्ट हो जाती है, ये सारे के सारे। तो आप देखें कि आप किस में बिजनेस कर रहे हैं। केवल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखकर अपना बाजार भाव तय न करें, इन्वेस्ट ना करें। आप उस सेक्टर की कंपनियों से उसकी तुलना करें और उस सेक्टर की ग्रोथ को देखें, क्या कह रहा है उस सेक्टर का ग्रोथ, कैसा उसका इंडेक्स वैल्यू है, उसके आधार पर तय करें। तो ये हो गई हमारी सारी चीज सेक्टर्स और इसके हिसाब से। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या सेंसेक्स पर कंप्लीट विश्वास किया जा सकता है, क्या हम कंप्लीट विश्वास कर सकते हैं उस पर कि सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, निफ्टी बढ़ रहा है तो हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, या दोनों गिर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है। कई बार सेंसेक्स में जो शामिल कंपनी होती है वो आपने नहीं ली, मान लीजिए, लेकिन सेंसेक्स के गिरने के बावजूद वो अच्छा व्यापार करती है। जैसे कोरोना काल में, उदाहरण से समझाता हूं मैं, देखो कोरोना काल में क्या हुआ था, सेंसेक्स धड़ाम 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 रोज गिर रहा था, आप मानते हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद एक सेक्टर था जो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा था। एक सेक्टर कौन सा था, वो था मेडिकल वाला सेक्टर। मेडिकल सेक्टर जो था वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। क्यों परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मेडिकल सेक्टर, क्योंकि कोरोना मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल की जो दवाइयां होती है और मेडिकल के जो उपकरण बनाते हैं, उनकी डिमांड अचानक से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही उनकी डिमांड इंक्रीज हुई कोरोना काल में, तो भले ही सेंसेक्स गिरा हो, भले ही निफ्टी 50 गिरा हो, सारे इंडेक्स गिर गए हो, लेकिन हुआ क्या, फिर भी उसके बावजूद आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेडिकल कंपनियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया है। जो मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट लिया है। किसमें, कोरोना काल में। कोरोना काल में सब बर्बाद नहीं हुए, कुछ कंपनियां या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाए जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिके। एक उदाहरण और छोटे लेवल पे ले जाता हूं, जैसे मास्क है, अचानक से कोरोना आया तो मास्क और सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई। तो जो कंपनी मास्क और सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन करती थी उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और कोरोना काल में डिमांड तो थी पहले से ऑलरेडी, तो उसकी सेल भी बहुत हुई। तो भले ही सेंसेक्स गिर गया हो, भले ही पूरे सारे इंडेक्स गिर गए हो जितने भी हैं मार्केट के, लेकिन कोरोना काल में भी लोगों ने सोना कमाया है, हीरा कमाया है। क्यों, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है कोरोना काल में मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों की। आप देखेंगे तो रेडिस जो लैब्स हैं, ये हैं, कई है कंपनियां जो मेडिकल उपकरण बनाती हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेडिकल में व्यापार करती हैं और उसके बेसिक्स बनाती हैं, उसके जो उपकरण है, टूल्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो बनाती हैं। तो उसमें जबरदस्त व्यापार हुआ और जबरदस्त मुनाफा हुआ है। इसलिए कभी भी ये मान लेना कि सेंसेक्स गिरा है या सेंसेक्स चढ़ा है, इससे मेरी कंपनी को कोई प्रभाव पड़ेगा
ये लगभग 90% गलत है, 10% ही सही है। 10% क्या है सर? सेंटिमेंट्स होते हैं, भावनाओं में लोग बह जाते हैं कि यार सेंसेक्स गिर गया तो आज मेरा भी गिरने वाला है, तो वो क्या सोचता है कि यार मैं भी 2 पैसा घटेगा, 1 रुपया घटा और वो भी बेच के चल जाता है कि यार और गिरने वाला है तो मैं भी बेच देता हूं। तो वो क्या है, सेंटिमेंट में आ जाते हैं और वो सेंटिमेंट में आने के चक्कर में सब के सब लोग बेचने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है सेंटिमेंट की। लेकिन मैं इसको 10% ही मानता हूं, क्योंकि जो दिमाग से खेलते हैं निवेशक, जो इन्वेस्टर होते हैं अच्छे जानकार, वो कभी भी सेंटिमेंट्स में नहीं आते। वो क्या करते हैं, मार्केट गिरता है तो गिरने दो, मैं बाद में और खरीदूंगा। मार्केट चढ़ता है तो चढ़ने दो, मैं अभी नहीं खरीदूंगा। सबसे सरल सिद्धांत मार्केट का क्या है? कमाने के लिए कम पर खरीदो और ज्यादा में बेचो। लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं तालाब की, वो तो ये चीज जानती है कि क्या कम चीज होती है और क्या ज्यादा चीज होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो भय में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो जैसे ही शेयर मार्केट चढ़ता है तो उनको लगता है कि 2 रुपए मैं कमा लूंगा, तो अपना पैसा वो लगाने लग जाते हैं और वहीं पे वो नुकसान खा लेते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो वो सब्र नहीं रख पाते कि मार्केट गिर रहा है तो मुझे कितना सब्र रखना चाहिए, उनको पता ही नहीं होता, स्टॉप लॉस का पता ही नहीं होता, तो वो बेचने लग जाते हैं। तो चढ़ते हुए में भी नुकसान खाते हैं वो लोग और गिरते हुए में भी नुकसान खाते हैं। तो दोनों जगह ही रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, क्योंकि वो भावनाओं में बह जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये अपने दिल को है ना कंट्रोल में करो। अगर ये हार्ट बीट बढ़ती रही ना बार बार में, तो आप शेयर मार्केट छोड़ दो और चले जाओ, क्योंकि शेयर मार्केट आपकी जगह नहीं है। यहां दिल को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना है तो हजारों रुपए का नुकसान सहन करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में आइए, भले ही म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो। ठीक है, उम्मीद है आपको मैं बेहतरीन जानकारी दे पाया हूं। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ही मैं आपका एनालिसिस कंप्लीट कर पाऊंगा और उसको समझा पाऊंगा। जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं फिर वो समझ भी नहीं पाते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे को नुकसान हो गया। तो मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहे आने वाले समय में, तो एक अच्छा मैं इसको डालने वाला हूं, शेयर मार्केट से संबंधित अच्छे वीडियो डालने वाला हूं। मैं कम से कम आपका ज्ञान जरूर बढ़ा दूंगा। मैं नहीं कहता मैं आपको क्या कर सकता हूं, कैसे मैं आपको और ग्रोथ दिला पाऊंगा, लेकिन आपकी नॉलेज जरूर मैं ग्रो कर दूंगा। और नॉलेज ग्रो हो जाएगी तो मेरा मानना है, नॉलेज ग्रो हो गई आपकी शेयर मार्केट में, तो आपका जो इन्वेस्टिंग है वो भी ग्रो हो जाएगा, रिटर्न्स भी ग्रो हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।